नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर आ रही है ज्ञानवापी का अपडेट आपको दे दें। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फैसला टाल दिया है। ज्ञानवापी केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फैसले को टाल दिया है। 17 नवंबर को कोर्ट फैसला सुनाएगा। ये केस सुनने योग्य है या नहीं, ये फैसला अब 17 नवंबर को होगा। किरण सिंह बिसिल ने ये याचिका दायर की थी। तो केस सुनने योग्य है कि नहीं है, इस पर अब 17 तारीख को यानी कि 3 दिन बाद फैसला आएगा कि केस सुनने योग्य नहीं है कि नहीं है। किरण सिंह बिसिल ने इस याचिका को दायर किया था और इसके बाद आज फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि ये केस सुनने योग्य है कि नहीं। दरअसल आज इस पर सुनवाई हुई थी, लेकिन कोर्ट ने इसको टाल दिया और डेट आगे की मुकर्रर कर दी है। अब 17 तारीख को तय हो जाएगा फास्ट ट्रैक कोर्ट में कि ये केस सुनने योग्य है कि नहीं है। तो ज्ञानवापी केस में आज ये फैसला आना था कि केस सुनने योग्य है कि नहीं। फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई हुई और फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इस फैसले को टाल दिया है। तारीख आगे बढ़ा दी है 3 दिन बाद, यानी कि 17 नवंबर को अब ये तय होगा कि ये ज्ञानवापी केस सुनने योग्य है कि नहीं है। तो 17 नवंबर को अब कोर्ट फैसला सुनाएगी। दरअसल याचिका दायर की गई थी किरण नेगी के द्वारा। किरण सिंह बिसेन ने इस याचिका को दायर किया था और इस पर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इस पूरे मामले को 3 दिन के लिए आगे टाल दिया है। तो वाराणसी ज्ञानवापी केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फैसले को टाल दिया है। 3 दिन बाद 17 तारीख को फैसला आएगा। सत्रह नवंबर को कोर्ट फैसला सुनाएगा ये केस सुनने योग्य है या नहीं। ये फैसला अब 17 नवंबर को होगा, 17 तारीख को हो जाएगा। दरअसल लंबे समय से ज्ञानवापी मामले में सुनवाई कोर्ट में चल रही है और इसके बीच किरण सिंह बिसिल ने याचिका दायर कर दी गई सुनने योग्य है कि नहीं है। और इसको लेकर इस याचिका पर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने कहा है कि 3 दिन बाद इस फैसला आएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इसको टाल दिया। तो इधर मैनपुरी में होने वाले लोकसभा उपचुनाव के लिए सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। वहीं सपा प्रत्याशी डिंपल यादव ने आज पूरे दमखम के साथ नामांकन दाखिल कर दिया। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी प्रत्याशी का ऐलान करने को लेकर पशोपेश की स्थिति में है। रिपोर्ट आप देखिए। तो आखिरकार मैनपुरी की रण में मुलायम की बहू डिंपल ने विरासत की सियासत की नींव को मजबूत करते हुए नामांकन दाखिल कर दिया। पति अखिलेश के साथ पूरा यादव कुनवा डिंपल के नामांकन दाखिल के दौरान मौजूद रहा। मगर सवाल ये कि अब सपा की रण में हुंकार भरने के बाद बीजेपी किस चेहरे पर दाव लगाएगी। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक मैनपुरी को लेकर बीजेपी दिग्गजों में मंथन चल रहा है। एक ओर सपा प्रमुख अखिलेश यादव की साख दाव पर लगी है, तो दूसरी ओर बीजेपी समाजवादी पार्टी के गढ़ में सेंध लगाने की फिराक में है। वैसे तो बीजेपी ने 4 चेहरों का पैनल तैयार कर दिल्ली पोस्ट कर दिया है। फैसला आलाकमान को लेना है, मगर सूत्रों की माने तो चेहरा तय हो चुका है, बस ऐलान भर बाकी है। कुछ कई चुनाव उम्मीदवार घोषित किया है। अच्छा, आए ना इनसे कोई फर्क नहीं था। वो सारे लोग साथ ही हैं। उनका बेटा आ रहा होगा टेम्पल के साथ ही। प्रस्तावक भी बनाया गया शायद आदित्य जी को। प्रस्तावक तो 2 शायद नॉमिनेशन करेंगे अभी। तो एक में तो आलोक शाह के प्रस्तावक हैं, अभी 2 बाद में और करेंगे। मैनपुरी लोकसभा सीट के लिए बीजेपी ने ममतेश शाक्य, रघुराज शाक्य, प्रेमपाल शाक्य और प्रदीप कुमार के नामों की चर्चा सियासी गलियारों में है। लेकिन बीजेपी अपने प्रत्याशी के ऐलान को लेकर अभी संशय की स्थिति में है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिरकार कौन होगा बीजेपी का चेहरा। क्या वाकई में बीजेपी टक्कर देने के मूड में है या फिर मुलायम की बहू डिंपल के कमाल के आगे कमल मुरझा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मेरठ परतापुर थाना क्षेत्र के कुंडा गांव में मुकदमे में समझौता न करने पर बदमाशों ने युवक की गोली मारकर हत्या करने का प्रयास किया। वहीं युवक के शोर मचाने पर आसपास की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसके चलते बदमाश मौके पर तमंचा और अपनी बाइक छोड़कर भागने लगे। वहीं लोगों ने घेराबंदी करके 2 बदमाशों को पकड़ा है। इसके साथ ही पुलिस को इन बदमाशों को सौंप दिया गया।
तो दो बदमाशों को पुलिस को सौंप दिया गया है। बदमाशों को लोगों ने पकड़ लिया। मुकदमे में समझौता नहीं करने पर दरअसल ये पूरा हमला हुआ। मेरठ से पूरी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रतापपुर थाना क्षेत्र के कुंडा गांव में मुकदमे में समझौता न करने पर एक दूसरे पर हमला हुआ। हालांकि बदमाशों से तमंचे भी इस दौरान पुलिस ने बरामद किए हैं। कानपुर घाटमपुर कस्बे के हमीरपुर रोड स्थित ज्वेलरी शॉप में लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। कोतवाली से 100 मीटर की दूरी पर बेखौफ बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। वहीं इलाके में आए दिन हो रही लूट और चोरी की वारदात से व्यापारी आक्रोशित हैं। चोरों ने ज्वेलर्स की दुकान को निशाना बनाया, लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सेठ गोविंद एंड सन्स ज्वेलर्स पर इन चोरों ने धावा बोला और लाखों के सामान को लेकर ये चोर रफू चक्कर हो गए। इसके बाद पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की गई है। पुलिस तफ्तीश में जुटी है कि आखिरकार कौन चोर हैं वो जिन्होंने इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सेठ गोविंद एंड सन्स ज्वेलर्स पर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लाखों की चोरी को अंजाम दिया है चोरों के द्वारा। कोतवाली से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर ये ज्वेलरी शॉप थी, जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। सुल्तानपुर के टैनी टोटस स्कूल में आज धूमधाम के साथ बाल दिवस मनाया गया और बाल दिवस के मौके पर आज स्कूल में बच्चों ने डांस किया और धूमधाम से बाल दिवस को मनाया। तो बाल दिवस के मौके पर बच्चों के चेहरे पर खासा खुशी नजर आई। झूमते हुए दिखे बच्चे बाल दिवस के रंग में। डांस करके, नृत्य करके बच्चों ने बाल दिवस मनाया और एक खुशनुमा तस्वीरें भी आपको बच्चों की दिखा रहे हैं। देखिए कैसे नन्हे मुन्ने बच्चे मंच पर डांस करते हुए, थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। उधर छत्तीसगढ़ में लगातार ट्रेनों के रद्द होने को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रेन आम लोगों के जीवन का हिस्सा है। ट्रेन रद्द होने से आम लोगों को बड़ा नुकसान हो रहा है, गरीब लोगों पर आर्थिक भार पड़ रहा है। केंद्र सरकार को इस पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। वहीं सीएम ने राज्यसभा सांसद संजीत रंजन के नक्सलवाद वाले बयान पर भाजपा के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि रमन सिंह के कार्यकाल में नक्सलवाद बढ़ा था, कांग्रेस सरकार में नक्सलवाद कम हुआ है। बीते 4 साल में यह स्थिति बनी है कि कोई बड़ी घटना नहीं हुई। कांग्रेस सरकार की जो नीति रही वो कारगर रही है। तो ट्रेनों की कैंसिलेशन को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मीडिया के सामने आए। उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोला। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सूबे के मुखिया भूपेश बघेल। दरअसल लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से छत्तीसगढ़ में ट्रेनों के रद्द होने का सिलसिला जारी है। हालांकि केंद्र अलग अलग कारण इसके पीछे बता रहा है, लेकिन जो प्रदेश सरकार है, छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार है, वो लगातार केंद्र सरकार पर इस पूरे घटनाक्रम को लेकर हमलावर है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विषय है ही नहीं। न किसान का मुद्दा है, न मजदूरों का है, न आदिवासियों के, न विकास का मुद्दा है ना, न मानव विकास के उसके पास मुद्दे हैं, न ही भौतिक विकास के। उनके पास कोई मुद्दा रह नहीं गया तो एक धर्मांतरण और सांप्रदायिकता, 2 ही हथियार आरएसएस और बीजेपी के पास, इसके अलावा कुछ है नहीं। तो गाड़ियां रद्द होने पर लोगों की जेब पर आर्थिक बोझ पड़ रहा है, ये बात भी इस दौरान सामने आ रही है। ये बात कही जा रही है कि प्रदेश सरकार की ओर से। और भूपेश बघेल को आपने सुना किस तरह से केंद्र सरकार पर उन्होंने हमला बोला। दरअसल जो ट्रेनों का कैंसिलेशन है वो लगातार जारी है और इसी के चलते जो लोग हैं छत्तीसगढ़ के, उन्हें यात्रा करने में बेहद तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में
सरकार की ओर से कोई पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं है। एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए लोगों को प्राइवेट वाहनों का, प्राइवेट बसों का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये भी एक मुख्य वजह है कि लोगों को खासा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है यात्रा करने के दौरान। और ऐसे में ट्रेनों का कैंसिलेशन हो जाना, जिससे यात्रियों को बहुत असुविधा हो रही है। जो कुछ गिनी चुनी ट्रेनें चल रही हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में भीड़ है, जिसके चलते लोगों को यात्रा करने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में ट्रेन पर तकरार बरकरार है, लेकिन सवाल यह है कि अब क्या करेगी केंद्र सरकार, क्योंकि भूपेश सरकार लगातार ट्रेन कैंसिलेशन को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विषय है ही नहीं। न किसान का मुद्दा है, न मजदूरों का है, न आदिवासियों के, न विकास का मुद्दा है ना, न मानव विकास के उसके पास मुद्दे हैं, न ही भौतिक विकास के। उनके पास कोई मुद्दा रह नहीं गया तो एक धर्मांतरण और सांप्रदायिकता, दो ही हथियार आरएसएस और बीजेपी के पास, इसके अलावा कुछ है नहीं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात मेरठ की कर लेते हैं, जहां पर किसान ने आत्मदाह की कोशिश की है। दबंगों से परेशान होकर पीड़ित किसान ने आत्मदाह की कोशिश की है। डीएम कार्यालय पर आत्मदाह करने की कोशिश की गई किसान के द्वारा। किसान की 5 बीघा जमीन हड़पना चाहते हैं दबंग। केरोसिन की केन लेकर पहुंचा था कलेक्टर कार्यालय और कलेक्ट्रेट में आत्मदाह की कोशिश की गई। शिकायत के बाद भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, ऐसा किसान का आरोप है। और साथ ही पुलिस ने किसान को हिरासत में ले लिया। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से कलेक्ट्रेट पहुंचा किसान, क्योंकि उसका आरोप है कि कुछ दबंग है गांव की जो उसकी जमीन को हथियाना चाहते हैं, उसकी जमीन को कब्जा करना चाहते हैं। 5 बीघा जमीन हड़पना चाहते हैं दबंग, ये बात किसान ने कही और पुलिस उसकी सुन नहीं रही है। और इसी शिकायत को लेकर फरियादी पहुंचा था कलेक्ट्रेट दफ्तर और कलेक्ट्रेट में उसने केरोसिन डालकर खुद को जिंदा जलाने की कोशिश की, लेकिन वहां पुलिस पहुंचती है और किसान को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मेरठ की खबर। केरोसिन की गेंद लेकर डीएम कार्यालय पहुंचा था किसान और आत्मदाह की कोशिश उसने की है, क्योंकि दबंग उसे परेशान कर रहे थे, उसकी जमीन को हड़पना चाहते थे। किसान का कहना है कि मेरी 5 बीघा जमीन दबंग हड़पना चाहते थे, इसलिए उसने ये आत्मदाह की योजना बनाई, खुद को जिंदा जलाने की कोशिश की। केरोसिन, मिट्टी का तेल लेकर पहुंचा था किसान कलेक्ट्रेट और डीएम कार्यालय में उसने खुद को आग लगाने की कोशिश की, लेकिन वो खुद को आग लगा पाता उससे पहले वहां तैनात सुरक्षा बलों ने उसे हिरासत में ले लिया। अमित सैनी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, जब किसान बार बार आरोप लगा रहा है दबंगों पर, तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही, उल्टा किसान को ही गिरफ्तार कर लिया गया पुलिस के द्वारा, क्या है पूरी खबर? जी बिल्कुल शिवम, बताना चाहूंगा कि आज मेरठ के जिला अधिकारी कार्यालय पे आज एक किसान हाथ में डीजल की कैन लेकर आत्मदाह करने के लिए पहुंच गया। अचानक गनीमत रही कि वह मौके पर मौजूद पुलिस ने किसान के हाथ से कैन छीने, नहीं तो एक बड़ी घटना घट सकती थी। बताया जा रहा है किसान से पूछताछ की तो बताया जा रहा है कि किसान को जमीन है सकौती क्षेत्र में और वहां गुंडों ने उस जमीन कब्जा रखा है, जिसकी लगातार मेरठ के थाना प्लावदा में शिकायत कर रहा है और लगातार शिकायत करने के बाद भी पुलिस उसकी कोई मदद नहीं कर रही। हालांकि किसान ने इसकी शिकायत मवाना तहसील में भी की, दिवस से भी की थी, अधिकारी से शिकायत की थी, वहां भी उसकी कोई मदद नहीं हुई, जिसके बाद किसान ने पुलिस की कार्यशैली से आहत होकर आज मेरठ के जिला अधिकारी पहुंचकर वहां पर आत्मदाह का प्रयास किया। किसान ने बताया कि वो लगातार कलेक्ट्रेट दफ्तर पहुंचा था किसान फरियाद लेकर या आत्मदाह करने के उद्देश्य से? बिल्कुल चाहूंगा, जब वो वहाँ पे आत्मदाह के प्रयास से गया था, क्योंकि उस किसान का कहना है कि वो पहले तहसील दिवस में
जिला अधिकारी से मिल चुका है, वहां भी शिकायत की थी, लेकिन उसकी कोई मदद नहीं हुई। आज वो इस चीज से आहत होकर आज जिला अधिकारी के सामने ही वहां पे वो आत्मदाह करने के लिए प्रयास से वहां पहुंचा था। हाथ में उसके डीजल से भरी कैन थी, जिसको वो अंदर अपने ऊपर डालने का प्रयास करा था, लेकिन मौके पर मौजूद सुरक्षा में जब मौजूद वहाँ पुलिस थी, उन्होंने उससे वो बोतल छीन ली और उसको हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। किसान का कहना है कि लगातार शिकायत कर रहा है, पुलिस से मदद मांग रहा है, लेकिन दबंग पर कोई कार्रवाई नहीं है और उल्टा दबंग उसकी जमीन कब्जा के बैठे हैं। पुलिस का क्या और कहना है? पुलिस क्या कह रही है? क्या कार्रवाई करेगी इस पूरे मामले पर? जो बदमाश हैं, जो दबंग हैं, जमीन हड़पना चाहते हैं उनके ऊपर, या पुलिस मूर्ख दर्शक बनी रहेगी और किसान को ही परेशान करती रहेगी? जी बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है कि किसान को इस नौबत तक इस हालात में आना पड़ा है कि उसने आत्महत्या का प्रयास किया। शायद अब पुलिस की जो कुंभकर्ण की नींद है वो टूटे और इस पर कार्रवाई करे। किसान को अभी भी जो उम्मीद लग रही है कि शायद मैंने इस कदम जो उठाया मजबूरी में उठाया, क्योंकि पुलिस से कोई मदद नहीं मिल रही थी, लेकिन जब यह मामला अधिकारी की जानकारी में अब दोबारा से आया है तो पुलिस जरूर इसकी मदद करेगी। अब देखना है कि पुलिस आगे क्या कार्रवाई करती है। चलिए, बहुत शुक्रिया अमित सैनी आपका तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। खबर बिहार से है, जहां पर समस्तीपुर में मानवता को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। चक मेहसी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग से दुष्कर्म के बाद कुछ आरोपियों ने नाबालिग के प्राइवेट पार्ट पर हमला कर दिया, जिससे वो बुरी तरह जख्मी हो गई और बेहोश हो गई। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। समस्तीपुर के सदर डीएसपी सिहबान हबीब फकरी ने बताया कि युवती के साथ गैंगरेप की वारदात नहीं, एक युवक ने के द्वारा बलात्कार का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में एक आरोपी अभी भी गिरफ्तार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। पुलिस की कार्यशैली पर भी बड़ा सवाल उठाए जा रहे हैं। हमारा बच्ची का ये घटना है कि जो देखिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए रहे थे, हम तो देखे नहीं, और जैसे हमारा बच्ची का मुंह मूद कर ले गया तब हमको बच्ची जब वहाँ से आया, हम लोग खोजने गए हैं तो गए थे दूसरी बच्चा का खोजने को ले, और हम देख रहे हैं तो मेरा अपना बच्चा है, ये बच्चा का कैसे हुआ है। तो बाद में उसको हम उठा कर लाए हैं सदर, यहाँ 5-6 गो मेडिकल में भर्ती किए, सब रेफर कर दिया। नहीं तो अभी उसको आपको देखने से लगा उस बच्ची का जो ट्रीटमेंट चल रहा है, का मुजफ्फरपुर में चल रहा है हाँ, ट्रीटमेंट, मुजफ्फरपुर आपको उसके इलाज के क्रम में देखने से क्या लगा कि उस बच्ची के साथ रेप करके, बलात्कार करके मारने का प्रयास किया गया है? हाँ, रेप करने का प्रयास में चाह के उसको मार देंगे। मारने का प्रयास किया, और निश्चित रूप से वो लड़की किसी को पहचान ली होगी, बलात्कार करने वाला परिचय का लोग होगा, इसी के लिए जो है सो उसको मारने का प्रयास किया। अभी तक पुलिस का कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। चलिए, बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर हिसार से है, जहां पर हांसी के समीप गांव सोरखी के पास हुए सड़क हादसे में उमरा निवासी 2 युवकों की मौत हो गई। हादसा गाड़ी के आगे पशु आने के चलते हुआ। गाड़ी बेकाबू होकर सड़क किनारे ड्रेन में जा गिरी। बताया जा रहा है कि उमरा निवासी डॉक्टर सतीश और खिलाड़ी राकेश गाड़ी में सवार होकर अपने दोस्त से मिलने सोरखी गांव जा रहे थे, और इसी बीच गाड़ी के आगे एक पशु आ गया। पशु से बचने की कोशिश में गाड़ी बेकाबू होकर ड्रेन में जा गिरी। फिलहाल पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। तो चलिए, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। लखनऊ से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर लेवाना अग्निकांड से जुड़ी बड़ी खबर है। लेवाना होटल को गिराने का आदेश जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इंडिया वॉइस पर आपको दे रहे हैं। एलडीए ने आदेश जारी किया है। अग्निकांड में 4 लोगों की मौत हुई थी। 9 दिसंबर को जमींदोज होगा लेवाना होटल, और इसके जमींदोज होने को लेकर कयास लगातार लगाए जा रहे थे, लेकिन फिलहाल एलडीए ने ये बड़ा आदेश जारी किया है। जिस लखनऊ के लेवाना होटल में 4 लोगों की आग के चलते जान गई थी, अब उस होटल को गिराया जाएगा, यानी कि फुल बुलडोजर एक्शन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। 9 दिसंबर को जमींदोज होगा लेवाना होटल। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी दर्शकों को दे रहे हैं इंडिया वॉइस पर। लेवाना अग्निकांड से जुड़ी बड़ी खबर। अब 9 दिसंबर को लेवाना होटल को जमींदोज किया जाएगा, उस पर बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई की जाएगी। चंदन ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चंदन, क्या है पूरी खबर? हेलो, आपको आवाज आ रही है? आवाज आपकी कट रही है।
9 दिसंबर को बुलडोजर चलेगा चंदन लेवाना होटल पर। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं भी हाल ही में जो है लेवाना में अग्निकांड हुआ था, उसमें 4 लोगों की जो है जलकर मौत हो गई थी। उसी मामले में लखनऊ का प्राधिकरण ने इसको सील किया था। सील करने के बाद आज एलडीए-डीसी की तरफ से ये जानकारी मिली है कि 9 दिसंबर को इसको गिरा दिया जाएगा। हालांकि इसको 1 महीने का समय जो है दिया गया है। निर्माण जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग से संबंधित अगर ये दस्तावेज अगर प्राधिकरण को दिखा देते हैं, इनके दस्तावेज अगर सही होते हैं तो बिल्डिंग रुकी रहेगी, वरना जो है इसके खिलाफ जो है कार्रवाई होगी। इसको जमींदोज किया जाएगा 9 दिसंबर को। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका चंदन जानकारी को साझा करने के लिए। तो 9 दिसंबर को लेवाना होटल को गिरा दिया जाएगा, बुलडोजर एक्शन इस पर होगा। और ये वही होटल है जिसमें राजधानी लखनऊ में आग लगी थी और 4 लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।